हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को वर्नर थ्योरी। और आज जो हम करने वाले हैं वो है बेटा सेकंड लेक्चर का सबसे नंबर 1 टॉपिक डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डबल सॉल्ट और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये दोनों के दोनों स्टेबल कंपाउंड के स्टोकियोमेट्री के द्वारा क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, तो जो आपका डबल सॉल्ट है और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इन दोनों में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो डबल सॉल्ट होता है, जब डबल सॉल्ट को बेटा हम किसमें, जब डबल सॉल्ट को सर हम किसमें डिसॉल्व करते हैं, H2O में क्या करते हैं बेटा, डिसॉल्व करते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाता है बेटा, डिसॉल्व्ड हो जाता है, यानी ये अपने आयंस में क्या हो जाता है बेटा, डिसॉल्व्ड हो जाता है। ठीक है भाई, यानी इसका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसमें डिसॉल्व करते हैं बेटा, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने आयंस में क्या नहीं हो पाता है, डिसॉल्व्ड नहीं हो पाता, यानी ये डिसॉल्व भी नहीं होगा और अपने आयंस में क्या नहीं हो पाता है, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो डबल सॉल्ट जैसे हमारे पास होता है कार्नेलाइट हो गया, मोर सॉल्ट हो गया आपका, और पोटाश एलम हो गया जिसको फिटकरी वगैरह कहते हैं। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे अगर मैं बोल दूं कि जैसे हमारे पास K4FeCN जो है वो 6 है, हेक्सा है, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयनों में क्या नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। मतलब जो इसका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कौन है बेटा, इसका FeCN6 और कितने नेगेटिव आ जाएंगे, 4 नेगेटिव। तो ये अपने आयंस में क्या नहीं हो पाता है, डिसॉल्व्ड नहीं, यानी डिवाइडेड नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा इसके बारे में क्या है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, कुछ मुख्य यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। सबसे नंबर 1 हमारे पास क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करते हैं। वैसे हमने कल वाले लेक्चर में भी क्या किया था, डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में किसी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब मेटल्स और लिगेंड को लिखा जाएगा तो इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोले या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोले, मतलब दोनों को क्या है बेटा, सेम है। ठीक है भाई, चलो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारे पास आती है बेटा, वो सेकंड टॉपिक है बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है भाई, सेकंड टर्म जो हमारे पास आता है वो कौन सा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने वर्नर थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो कौन सी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। मतलब अगर किसी की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है भाई, दूसरा हम कैसे समझेंगे कि अगर मान लो मेटल के साथ यहां पर अमोनिया 6 जुड़ रखे हैं, मेटल के साथ यहां पे अमोनिया कितने जुड़ रखे हैं, 6 जुड़ रखे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो अमोनिया है उसमें डोनेट करने वाला एक ही एटम होता है, यानी अमोनिया सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। अगर एक अमोनिया एक बॉन्ड बना रहा है तो 6 अमोनिया कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6। तो यहाँ पर मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो 2 बॉन्ड एक ही लिगेंड बनाता है, तो वो कौन है, जैसे मेटल EN होता है आपका, एथेन 1,2 डाइएन, डाइइन और डाइएमीन, ये 3 हैं। तो एक EN कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो 3 EN कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएंगे, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो
दो टर्म्स हो गए हमारे, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी याद रखना, एक स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आप बोल सकते हो कि किसी लिगेंड में जितने एटम डोनर होते हैं और जो मेटल से जुड़े हुए रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आती है बेटा, एटम एंड आयंस एंड सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। ठीक है भाई। अब सेंट्रल मेटल क्या होता है? सेंट्रल मेटल आप कह सकते हो कि सेंट्रल मेटल वो हैं जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, कम है। ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं ये जो मेटल है वो सराउंडिंग में ऐसे एटम्स या आयन से जुड़ा हुआ होगा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बेटा, ज्यादा रहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। ऐसे आयंस या एटम से जुड़े हुआ रहता है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बेटा, ज्यादा रहते हैं। ठीक है भाई। तो आप बता सकते हैं कि सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल वो है जो किसी ऐसे एटम से जुड़े हुए रहते हैं चारों तरफ से सराउंडिंग में, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। ठीक है भाई। सेंट्रल मेटल हो गया आपका। और इसी में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सेंट्रल मेटल एक लेविस एसिड की तरह क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है। किसकी तरह? लुईस एसिड की तरह। हमने 11th में पढ़ा होगा, आर्निस थ्योरी पढ़ी होगी, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और लुईस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा एसिड बेस थ्योरी में। तो लुईस एसिड उनको कहेंगे जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं। और लुईस बेस उनको कहेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी रहती है वो बहुत ज्यादा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है भाई। तो सेंट्रल एटम आप सबके समझ में आ गया होगा। 4 टर्म्स हम बात करते हैं बेटा। 4 जो टर्म्स आ जाता है बेटा आपका, 4 टर्म्स में आ जाता है लिगेंड। लिगेंड्स कौन आ जाते हैं बेटा, लिगेंड्स। अच्छा, लिगेंड्स वो एटम है जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो सेंट्रल मेटल होता है वो क्या करता है बेटा, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है भाई। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, यानी उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, कम रहते हैं। और लिगेंड डोनेट क्यों करता है? क्योंकि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या रहती है बेटा, ज्यादा रहती है, इसलिए ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। क्लियर? चलो, अब लिगेंड्स को डिवाइड कर रखा है बेटा 4 पार्ट्स में। और जनरली लिगेंड पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या उस पर क्या होगा बेटा, लोन पेयर होगा। और लिगेंड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 4 पार्ट्स में लिगेंड्स को क्या कर रखा है बेटा, डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 4 पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइडेड कर रखा है। ठीक है भाई। सबसे पहला जो पार्ट है इसका, वो पार्ट उसको कहते हैं बेटा मोनो डेंटेड या एक दंती लिगेंड। मोनोडेंटेड या एक दंती लिगेंड। मोनोडेंटेड या एक दंती लिगेंड उन लिगेंड को कहेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला सिर्फ एक एटम जुड़ रखा है। कितने एटम जुड़ गए? एक एटम क्या हो रखा है, जुड़ रखा है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेटा NH3, लोन पेयर देने वाला एक एटम, वो कौन है, नाइट्रोजन। जैसे X नेगेटिव यानी हैलोजन या हैलाइड नेगेटिव। ठीक है भाई। या आप बोल सकते हो यहाँ पे CN नेगेटिव। और एक कौन हो गया बेटा आपका H2O। देखो, इनमें डोनेट करने वाले सिर्फ और सिर्फ कितने एटम है, एक ही एटम है। तो इन्हें क्या बोल देते हैं बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है बेटा, सेकंड हमारे पास आ जाता है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड या द्विदंती लिगेंड। अच्छा, इसमें डोनेट करने वाला एक एटम, मोनो बोल दिया। इसमें डोनेट करने वाले कितने एटम होंगे, 2। एक ही लिगेंड में 2 एटम डोनेट करने वाले होंगे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बाइडेंट लिगेंड। एग्जांपल देख लो बाइडेंट लिगेंड का। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं आपके लिए बेटा, EN मतलब एथेन, NH2 एथेन डाइएमीन। एथेन और डाइएमीन, EN का पूरा नाम। और अगर IUPAC नाम देखेंगे
तो ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा बेटा एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें डोनेट करने वाले दो कैसे, देखो एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो दूसरे नाइट्रोजन पे भी क्या रहता है, लोन पेयर। तो ये भी बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ और ये भी बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ एक ही टाइम में। क्लियर, एक ही टाइम में कितने डोनर एटम इसके पास, दो, और दोनों के दोनों एक ही टाइम में क्या कर सकते हैं, दो बॉन्ड बना सकते हैं। उसी टाइप से ऑक्सीलेटो होता है बेटा आपके पास OX, ऑक्सीलेटो मतलब COO नेगेटिव, और इस तरीके से COO नेगेटिव। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख लेते हैं C2O4 2 नेगेटिव, एक ही मतलब है बेटा, C2O4 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑक्सीलेटो। क्लियर। इसमें देने वाले कितने हैं, देखो ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, यानी कितने बॉन्ड बना सकता है, दो। यानी ऑक्सीलेटो में डोनर एटम्स कितने होते हैं, दो होते हैं। क्लियर है भाई। और जिनमें डोनर एटम्स दो होंगे एक ही लिगेंड में, उन लिगेंड को हम क्या कहते हैं बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है भाई। थर्ड हमारे पास आ जाता है बेटा आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड या बहुदंती लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें दो से अधिक डोनर क्या रहते हैं, एटम रहते हैं, यानी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या रहते हैं, एटम्स रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है भाई। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल आपके पास EDTA 3 नेगेटिव या EDTA 4 नेगेटिव। 3 नेगेटिव, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, सॉरी ट्राई एसीटेटो। और इसके केस में क्या हो जाएगा, एथीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। फॉर्मूला क्या होगा, एथीन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, डाईएमीन मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी CH2, इसकी वैलेंसी CH2। ट्राई मतलब यहां पर एसीटेटो CH2COO नेगेटिव, यहां पर भी CH2COO नेगेटिव। ट्राई क्या है सर, एसीटेटो, तो यहां पर भी क्या लिख लोगे, CH2COO नेगेटिव। एक एसीटेटो, 2 हो गया, और कितने हो गए, 3, ट्राई एसीटेटो। नेगेटिव चार्ज भी कितने हैं बेटा, 3 है, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, ट्राई एसीटेटो। और अगर मैं बोलूं टेट्रा एसीटेटो, तो टेट्रा एसीटेटो में इस हाइड्रोजन की जगह पर एक और एसीटेटो ग्रुप क्या हो जाता है बेटा, जुड़ जाता है। इस वाले में नेगेटिव चार्ज देखो कितने हैं, 4 हैं सर, तो ये वाला हो गया टेट्रा एसीटेटो। पहले वाले में कितने नेगेटिव थे, 3 नेगेटिव, तो क्या बोल दिया, ट्राई एसीटेटो। और अच्छा, इसमें बोलूं मैं कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है, तो देखो बेटा 1 2 3 4, और यहां पर लोन पेयर और यहां पे लोन पेयर, मतलब इसमें डोनेट करने वाले कितने एटम हैं, 6 एटम हैं। और पिछले वाले में एक को कम कर कर कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 और 5, यानी पिछले वाले में इसमें डोनर एटम 5 हैं, इसमें डोनर एटम कितने बेटा, 6 हैं। क्लियर है भाई। तो वापस सुन लेना, पॉलीडेंट का मतलब क्या है कि जिसमें 2 से अधिक क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, डोनर एटम्स। क्लियर है भाई। चलो, अब उसके बाद जो चौथा टाइप्स आता है बेटा आपके पास, उभयदंती लिगेंड, या उसी को कहते हैं बेटा एम्बीडेटेड लिगेंड, एम्बीडेटेड लिगेंड या उभयदंती लिगेंड। क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड कहते हैं। उभयदंती लिगेंड का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम 2 होते हैं, यानी देने वाले ग्रुप के एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही एटम बॉन्ड बनाएगा। याद रखना, बाइडेंट के केस में क्या था कि डोनर एटम 2 थे और 2 के 2 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एम्बीडेटेड लिगेंड के केस में डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं, लेकिन बॉन्ड कितना बनेगा, एक ही बॉन्ड पॉसिबल है। एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे NO2 हो गया आपका, जैसे हो गया SCN हो गया आपका। अच्छा, NO2 में अगर मैं NO2 का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो ऐसे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अगर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो ये मेटल के साथ जुड़ गया, और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड दे रहा है तो मेटल के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। क्लियर है भाई। यानी देने वाले कितने एटम है NO2 के पास, 2, लेकिन एक टाइम में एक ही NO2 क्या करेगा, एक ही एटम क्या करेगा बेटा, बॉन्ड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्लियर।
अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो जब इसका नोमेनक्लेचर करोगे, नामकरण करोगे, तो एन लगाना है, एन नाइट्रिटो। और जब ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो तब क्या लिखना है, ओ नाइट्रिटो या नाइट्रिटो ओ। क्लियर है भाई? तो सभी के समझ में आ गया होगा। मोनोडेंटर मतलब एक डोनर एटम, बाइडेंटर मतलब दो डोनर एटम, पॉलीडेंटर मतलब दो से ज्यादा डोनर एटम। एम्बिडेंटर में डोनर एटम दो रहते हैं लेकिन एक टाइम में एक ही बॉन्ड बन पाता है। क्लियर में? एग्जाम्पल भी थोड़ा याद रख लेना, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा है, फॉलोइंग एटम्स दे देगा और उनमें से बताना है कौन बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड कौन सा है, पॉलीडेंटेड कौन सा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सा है। अब इसमें एक चीज याद रखना, एक होता है बेटा कीलेट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कीलेट कंपाउंड। कीलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन से लिगेंड करते हैं? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीलेट कंपाउंड का मतलब होता है बेटा साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय कंपाउंड। कौन से? चक्रीय कंपाउंड। अब देखो आपने लिगेंड्स के बारे में पढ़ दिया, तो बताओ कौन से लिगेंड ऐसे हैं जो चक्रीय कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बेटा यहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा कि जो EN होता है, जो क्या होता है सर, EN होता है, उसमें देने वाले कितने रहते हैं बेटा? दो। ऐसे एक यहां से देगा, ये बॉन्ड बन गया, एक यहां से देगा, ये वाला बॉन्ड बन गया। क्या ये साइक्लिक बन गया? क्या ये चक्रीय बन गया? जी सर ये चक्रीय बन गया। तो आप क्या बोलोगे सर, बाइडेंट लिगेंड जो है वो चक्रीय यौगिक यानी साइक्लिक कंपाउंड यानी केलेट कंपाउंड का क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन करता है। और उसके साथ साथ पॉलीडेंट भी करेगा। कौन करेगा? पॉलीडेंट भी करेगा, क्योंकि ये भी तो ऐसे बना सकता है, यहां से, ये वाला भी यहां से बना सकता है, यानी कौन सा बना रहा है? साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्लियर? तो आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपका प्यारा टीचर अजय सिंह खरोला। ठीक है भाई? चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं, लिगेंड के बाद हम बात करेंगे बेटा उप सहसंयोजन संकेत हो गया बेटा हमारा। उसके बाद बात करते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल मैंने कहा था कि जो समन्वय मंडल है उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो आपका क्या था बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक आपका आया था स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आया था? स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेम टू सेम सारे के सारे क्या है बेटा? सेम ही है। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किसको लिखा जाता है? मेटल्स और लिगेंड को क्या किया जाता है बेटा? लिखा जाता है। ठीक है भाई? उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कल भी बात की थी। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, मतलब मेटल लिगेंड से किस प्रकार से जुड़ रखा है, यानी उसकी ज्योमेट्री किस टाइप की होती है। जनरली मैंने कहा था जनरल 3 टाइप्स की ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कौन कौन सी? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ठीक है भाई? चलो ये क्या हो गया बेटा? समन्वय बहुफलक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कोई कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ठीक है भाई? और आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में हमेशा क्या करते हैं बेटा? डिनोट करते हैं। ठीक है भाई? एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी कंपाउंड का। जैसे अभी एक कंपाउंड है बेटा मेरे पास, जैसे है सर FeCN6 और इसके साथ यहाँ पे कौन जुड़ गया बेटा? पोटेशियम के 4। अब सोचो कि हमें किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। पोटेशियम तो हमें पता है सर +1 रहता है, साइनाइड पे भी माइनस रहता है। तो अब किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है सर? हमें किसकी निकालनी है बेटा? आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या करनी है? फाउंड आउट करनी है। और आप सभी को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे ज्यादा फॉर्मेशन करने वाला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कौन सा होता है बेटा? D ब्लॉक होता है। और क्यों? क्योंकि वो अपनी वैलेंसी यानी अपनी संयोजकता को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है।
इसी टाइप से आपने पढ़ा होगा FeSO4, एक पढ़ा होगा FeCl3, यहाँ पर Fe पर +2 चार्ज और यहाँ पर Fe पर +3 चार्ज, यानी Fe पहले वाले में 2 और सेकेंड वाले में Fe3। क्या आप बताओगे ये किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे 3 और इसको भी 3, यानी ये रोमन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है? शो करता है। क्लियर? चलो इस वाले में निकालते हैं सर। देखो निकालना किसका? Fe का, तो इसको क्या रख लेते हैं सर? X रख लेते हैं। अब इसके साथ कौन जुड़ रखा है? पोटेशियम, और पोटेशियम हमें पता है एक पोटेशियम पर +1 होता है, तो कितने पोटेशियम है बेटा यहाँ पर? 4। कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम है। प्लस यहाँ पर कितने साइनाइड हैं? 6, और प्रत्येक साइनाइड पर क्या रहता है बेटा? -1 रहता है। और इक्वल टू क्या यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है? नहीं है सर, यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसी को इसकी तरफ उस साइड लिखा जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे -2 लिखते, अगर यहाँ पे +2 होता तो यहाँ पे क्या लिखते? +2, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी क्या है? 0 है। क्लियर है? तो बताओ भाई ये आपका क्या आ गया? +4 और +x, और ये क्या आ जाएगा? -6 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2 को लेंगे उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? +2। +2 आने का मीन्स है कि Fe पर कितने पॉजिटिव है बेटा? 2 पॉजिटिव एक्वायर है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में। ठीक है भाई, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखो निकालने की। पोटेशियम, एक पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, तो 4 पोटेशियम पर कितने पॉजिटिव? 4। एक CN पर 1 नेगेटिव, तो 6 CN पर कितने आ गए? -6। अच्छा मुझे बताओ 4 और 6 में डिफरेंस किसने का आ रहा है? तो सर 2 का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी हो गई सर? 2 हो गई। एक कंपाउंड और ले लेते हैं सर, जैसे मैं लिख लूँ निकेल Cl4, और यहाँ पर बेटा 2 नेगेटिव है। इसका कैसे करना है? देखो Cl, एक Cl पर 1 नेगेटिव, तो किसका निकालना है? निकेल का। जिसका निकालना है उसे मैं क्या रख लूँ? x। प्लस में कितने Cl हैं? 4, और प्रत्येक Cl पर -1 इक्वल टू, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था लेकिन यहाँ पे चार्ज आ गया है, तो क्या लिख लोगे? -2। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस में, सॉरी x माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 4 इक्वल टू -2। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2 प्लस के 4, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? +2। यानी निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है? 2 पॉजिटिव। ठीक है, कितने पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है बेटा आपके पास कोबाल्ट En के थ्राइस 3 पॉजिटिव। ठीक है भाई, ENOE वाला, एथेन 1,2 डाई एमीन वाला, वहां पर आपने एथेन 1,2 डाई एमीन वाले में देखा, जैसे ये था CH2 NH2, क्या इस पे कोई चार्ज होता है En पर? बताओ बेटा, क्या En पे कोई चार्ज है? नहीं सर। तो यानी निकालना किसका है? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट के केस में क्या रख लेंगे? x। प्लस में कितने En है? 3, और कोई भी चार्ज नहीं, मतलब 0, इक्वल टू के इस तरफ देखो क्या है? +3। यानी कोबाल्ट यहाँ पर कितने चार्ज लेके बैठा हुआ है? 3 पॉजिटिव। कितने चार्ज लेके बैठा हुआ है बेटा? 3 पॉजिटिव चार्ज लेके कोबाल्ट यहाँ पर क्या हो रखा है? बैठ रखा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्रोमियम NH3 थ्राइस, H2O का थ्राइस, और ये है बेटा Cl3, और इसमें हमें क्रोमियम की क्या निकालनी है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो किसकी निकालनी है? क्रोमियम की। x। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं रहता है, सिर्फ एक लोन पेयर। H2O पे कोई चार्ज नहीं रहता है, मतलब ये भी 0 और ये भी 0। अब ये Cl3, तो ध्यान से देखना इस Cl3 को, ये Cl3 के ब्रैकेट के उस तरफ है, लेकिन है तो इसी के साथ जुड़ा हुआ, तो मतलब माइनस कितने, मतलब प्लस लिख लो, कितने जुड़ रखे हैं? 3 जुड़ रखे हैं, और किसके? -1 इक्वल टू 0। तो क्या लिख लोगे? x, ये वाला उस तरफ चले जाएगा, -3 उस तरफ चले जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। +3 का मतलब है
कि बेटा क्रोमियम यहाँ पर 3 पॉजिटिव लेके क्या हो रखा है, बैठ का है। क्लियर है? एक और आइडिया लगाओ थोड़ा दिमाग से कि सर 3 Cl हैं, 3 Cl निकलेंगे तो कौन से चार्ज के लेके जाएंगे, सोचो, -3 तो बचेगा कितना, जब इस तरफ -3 है, इस तरफ कितने होंगे, +3 होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई इसकी, +3 हो गई। डिफरेंस कैसे, मैंने फर्स्ट वाले में तुम्हें बताया था, इस वाले में डिफरेंस देखो 4 है, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, डिफरेंस कितने का आ गया, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इसमें क्या आएगी, प्लस में आएगी। इस वाले में 3 ये है और 0 है, इसका तो निकालना ही नहीं है, ये 0 है तो ये लिखनी है +3, ये पूरा 0 है तो क्या लिखोगे, +3, ये -3 +3 ही हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट हो चुका है। और सम टर्म, इंपोर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे हैं किसके केस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में। और इसके लास्ट टॉपिक है हमारे पास होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक मीन्स सेम, और हेट्रोलैप्टिक मतलब सेम नहीं है, सेम लिगेंड जुड़े हुए नहीं है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एक मैं कह रहा हूं, एक है बेटा होमोलैप्टिक और एक कौन सा बेटा, हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। जैसे मैं बोल दूं बेटा यहां पर, अभी आपने देखा था CrNH3 थ्राइस, H2O का भी थ्राइस, यहां पर 3 पॉजिटिव। अच्छा इस वाले में बताओ कि जो अमोनिया है और H2O क्या ये सेम लिगेंड है? नहीं है सर। अगर सेम लिगेंड होते तो क्या बोलते हो, होमोलैप्टिक। और अगर डिफरेंट लिगेंड है तो क्या बोल देंगे, हेट्रोलैप्टिक। तो ये किसका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है बेटा, हेट्रोलैप्टिक का, हेट्रोलैप्टिक का। होमोलैप्टिक का एग्जांपल अगर मैं बोलूं बेटा, जैसे अभी हमने पढ़ा था NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक है भाई, 2 नेगेटिव। अब इसमें बताओ लिगेंड क्या सेम लिगेंड है? हाँ सर 4 लिगेंड हो, लेकिन 4 के 4 क्या है, सेम है। 4 के 4 क्या है, सेम है। 4 के 4 सेम होने का मतलब क्या, कौन सा हो जाएगा बेटा, होमोलैप्टिक हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, होमोलैप्टिक। तो समझ गए, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक का मतलब है जब लिगेंड सेम जुड़ रखे होंगे मेटल के साथ, होमोलैप्टिक। और अगर लिगेंड क्या जुड़ रखे हैं, डिफरेंट जुड़ रखे हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, हेट्रोलैप्टिक बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे आगे।